नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। गंगोलीहाट से बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोलीहाट पहुंचे हैं। महोत्सव के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान नन्हे बाल गोपाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशीर्वाद भी लिया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। तो ये बड़ी खबर आपको गंगोलीहाट से बता दें, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोलीहाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोलीहाट में जन्माष्टमी के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। महोत्सव के समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान नन्हे बाल गोपाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशीर्वाद भी लिया। साथ ही जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की, कामना भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगोलीहाट से तस्वीरें, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गंगोलीहाट में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिसमें नन्हे बाल गोपाल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशीर्वाद भी लिया। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। सीधे आपको गंगोलीहाट लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यही चाहे वो हाट कालिका के लिए धनराशि स्वीकृत करनी हो, अभी 6 करोड़ रुपए की धनराशि हाट कालिका मंदिर के लिए स्वीकृत हुई है। हमारी कोटगाड़ी मैया के लिए मानस मंदिर खंड मंदिर मिशन में उसको लिया गया है। पाताल भुवनेश्वर को लिया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आदि कैलाश की यात्रा यहाँ प्रारंभ हो गई है इसी जनपद में, और इस वर्ष आदि कैलाश जाने वालों की यात्रा बहुत बड़ी संख्या हो गई है। जागेश्वर धाम की यात्रा बहुत बड़ी हो गई है। हमारे नीम करोली बाबा उनके यहाँ भी आज बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। ऐसे हमारे जितने भी देव स्थान हैं, उन स्थानों को नवनिर्माण की ओर ले जाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। आज हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको सजाया और संवारा जा रहा है। भारत को पुनः परम वैभव की ओर ले जाने का प्रयास लगातार हो रहा है। हमारी वीर भूमि के हजारों बेटों ने चाहे गंगोलीहाट का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ जनपद हो या उत्तराखंड का कोई भी जनपद हो, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में वहां से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है। कश्मीर के अंदर भी आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की जो हमारी परिपाटी है, वो परिपाटी वहां भी लागू हो गई है। संपूर्ण देश के अंदर एक समान कानून लागू हो गया है। मैं अगर आदरणीय मोदी जी के द्वारा लिए गए सभी फैसलों की बात करूंगा तो मुझे लगता है यहां पर बोलने के लिए जो भी समय है वो समय बहुत कम पड़ जाएगा। और मैं जानता हूं आज त्योहार का दिन भी है, आप सब लोग काफी पहले से यहां आए हुए हैं, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाएं आज लोगों के जीवन को बदलने का कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने पिछले 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनसे उत्तराखंड का वर्तमान ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का आने वाला भविष्य भी बनने वाला है। उत्तराखंड के भविष्य के हमारे नौनिहालों को, उत्तराखंड के भविष्य को भी इसका लाभ होने वाला है। हमने अंत्योदय परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं,
उनको वर्ष के अंदर 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर देने का कार्य किया है। प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की मातृशक्ति आगे आए। मैं जानता हूं, मैंने भी अभी हमारे उद्घोषक महोदय यहां से कह रहे थे कि ये मेरा मूल स्थान है। ये मूल स्थान के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इसी जनपद में पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म स्थान भी है। इसलिए मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति जानता हूं। मैं पैदा भी यही हुआ, इसलिए मैं यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। 5-6 साल का, 7 साल का था तब मैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए गया। इसलिए यहाँ की माताओं बहनों की कितनी तकलीफ होती है, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं। मैंने अपनी माँ को भी देखा है, अपनी आमा को भी देखा है और आप सब लोगों को भी देखा है। जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरी माताओं बहनों को आगे आना चाहिए। इसीलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया कि उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर हम विधेयक लाकर अपनी मातृशक्ति को, अपनी महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण देंगे और हमने क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारे सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले, सरकारी नौकरियों में अपना फार्म भरने वाले ऐसे नौजवान हमारे भाई बहन जो आज निराश हो चुके थे, जिनको लगता था कि हम कितनी भी मेहनत कर लें हमारा परीक्षाओं में नंबर नहीं आएगा, चयन किसी और का हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए सख्त नकल का कानून बनाया और आज 16,000 लोगों को, पिछले 2-2.5 सालों के अंदर 16,000 से भी ज्यादा लोगों को निष्पक्ष तरीके से नौकरी देने का काम आज उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और ऐसे ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं जो कहते थे कि हमारे बेटे और बेटियां कई सालों से फार्म भर रहे थे। आप गंगोलीहाट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने उत्तराखंड निवास का औचक निरीक्षण किया। तय समय पर उत्तराखंड निवास के पूरे ना होने पर सचिव ने कड़ी नाराजगी दिखाई है। साथ ही उन्होंने कार्यदायी संस्थान को गुणवत्ता बनाए रखते हुए जल्दी काम खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इस निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड सदन के विशेष कार्याधिकारी तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से की जा रही सशक्त भू कानून लागू करने की मांग पर एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भू कानून को लेकर बड़ा दावा किया है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने का दावा किया गया है। वहीं हरीश रावत के इस दावे पर राज्य में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस की सरकार बनने का सिर्फ सपना देख रहे हैं। भू कानून उत्तराखंड की अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक महापाप किया। यहां की जमीनों की खरीद का दायरा निश्चित किया था नारायण दत्त जी ने और भुवनचंद खंडूरी जी ने। इन्होंने उस दायरे को हटा ही नहीं दिया। इन्होंने कानून में इस तरीके का परिवर्तन कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन ले ले, उद्योग के नाम पर ले और कल वहां आवासीय कॉलोनी काटने लग जाए, उस पर भी कोई रोक टोक सारी हटा दी है। विकास के नाम पर ठगा है। हमारी जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी। जमीनी पर जिंदगी भी होती है, जड़ भी रहती है और संस्कृति भी रहती है। तो भाजपा ने उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार किया है, उत्तराखंड के अस्तित्व पर प्रहार किया है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि भू कानून बनाया जाए, जितनी जमीन भी बच गई है उसको बचाया जाए। देखिए, भू कानून को लेकर निश्चित ही एक भावना लोगों के बीच में है। सख्त भू कानून होना चाहिए और जो राज्य के हित में है वो भू कानून यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कानून में एक परिवर्तन किया कि इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी ने भूमि ली है वो उसका लैंड यूज चेंज कर सकता है या लैंड यूज चेंज कर सकता है,
ये सारे चीज़ों को दोबारा से देखा जाएगा, परखा जाएगा और सख्त भू कानून कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में लागू होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। अगर भू कानून लाने की अगर वो बात करते हैं तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा? 2002 में भी उनकी सरकार रही, 2012 में भी उनकी सरकार रही। तो मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी विपक्ष में बैठकर ज्यादा नए नए सपने और ज्यादा नई नई योजनाओं को लोगों को भ्रमित करने के लिए बताने का। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अब एक बार फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है तो उत्तराखंड की राजनीतिक सियासी हलचल काफी ज्यादा गर्मा गई है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनते ही हरीश रावत ने सशक्त भू कानून लाने का दावा कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग हो रही है, ऐसे में हरीश रावत का बयान एक बार आना फिर से सामने, उसने उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा दी है। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से यहाँ पर चल रही है, और जब सरकार का अधिवेशन मानसून सत्र गैरसैंण में चल रहा है और उसके बाद जिस तरह के चीज़ें सरकार की तरफ से वहाँ पर की गई है, जो विधेयक लाने का काम किया गया, उसको लेकर अब कांग्रेस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सशक्त भू कानून लाने की मांग यहाँ पर की है, और उसके बाद से लगातार ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष पर दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं या फिर दूसरे विपक्षी जो दल है वो अब दबाव बनाते नजर आ रहे हैं कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जो पाबंदियां यहाँ पर जमीनों को खरीदने के लिए लगाई गई थी उनको इस बार निरस्त करने का काम सत्तासीन भाजपा सरकार की तरफ से किया गया, तो उस पर बड़े चेंजेस करने की बात पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब पृथक राज्य का गठन यहाँ पर हुआ था तो उस समय भाजपा की तरफ से और अब तक भाजपा की तरफ से 3 बड़े महापाप करने का काम यहाँ पर किया गया। पहले जब राज्य गठन हुआ तो राज्य को अस्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, हाईकोर्ट का जो मसला था वो सही रूप से वहां पर हल नहीं कर पाए। उसके बाद जिस प्रकार से अब पर्यटन के जरिए विकास की गतिविधियों को बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, ऐसे में जब राज्य के पास अपनी जमीनें नहीं बचेंगी तो फिर कहां से यहाँ पर विकास हो पाएगा, क्योंकि विकास के लिए जमीनों का होना बहुत जरूरी है। उससे पहले जिस प्रकार से इस समय बाहरी उद्योग के नाम पर जमीनों को देने का काम सरकार यहाँ पर कर रही है और उसके लैंड यूज यहाँ पर किए जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर राज्य के साथ, राज्य की जो जमीन है उनके साथ बड़ा खिलवाड़ करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि अब सशक्त भू कानून की जो मांग अब तक सामाजिक संगठन उठा रहे थे, अब विपक्षी दलों ने भी उठानी शुरू कर दिया, सरकार पर दबाव बनाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। हरीश रावत का ये बयान सामने आना, उसके बाद करण महारा का इस बयान को लेकर हामी भरना, क्या माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए या फिर 2027 चुनाव को देखते हुए अभी से कांग्रेस जो है राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में जुट गई है? देखिए, 2027 का चुनाव के लिए अभी समय काफी बचा हुआ है, 3 साल का लंबा समय अभी 27 के चुनाव के लिए बचा, लेकिन उससे पहले आपका केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर होना, पहाड़ी क्षेत्रों पर आता है, उसके बाद पंचायत चुनाव यहाँ पर होना, क्योंकि पंचायत छोटी सरकारें कही जाती है, यानी सीधे गांव से जुड़ी सरकारें कही जाती है। और ऐसे में जब जमीनों की खरीद फरोख्त यहाँ पर चल रही है तो जो पहाड़ पर जो जमीन है वहां पर दूसरे राज्यों से आए हुए लोग जिस प्रकार से जमीनें खरीद रहे हैं और जिस प्रकार से उन जमीनों को बेचने का काम बिचौलियों की तरफ से वहां पर किया जा रहा है, वो राज्य के लिए बड़ा नुकसानदायक है। इसलिए कांग्रेस उन सब चीजों को देखते हुए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, ताकि जनता के बीच में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर सके और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास एक प्रमुख हथियार सशक्त भू कानून के रूप में यहाँ पर आ सके, क्योंकि राज्य में जमीनें बचाने के लिए लोग लगातार संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं और जिस प्रकार से जमीनों को खरीदने का काम यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से आए लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले उद्योग के नाम पर जमीनों को खरीदा जा रहा है और उसके बाद उसका
खासकर लैंड यूज करके वहां पर जिस प्रकार से रिहायशी कॉलोनियां बनाने का काम हो रहा है वो सीधे तौर पर राज्य के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। बिल्कुल अभी, क्योंकि लगातार सशक्त भू कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे समय से होती आई है। अब कांग्रेस का भी इस मांग को उठाना आखिर कितना ज्यादा जनता तक पहुंच पाता है, जनता को साधने की जो कोशिश की जा रही है, जनता के बीच एक मुद्दा बन पाता है, उस पर सभी की निगाह रहेगी, वो वक्त बताएगा। अबे बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो भू कानून को लेकर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लाया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक की। सेरकी मालेवता में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रदेश भर में बरसात से बंद हुई सड़कों की स्थिति जानी और उन्हें खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गणेश जोशी ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सड़क मार्गों को खोलने के कार्य तेजी से किए जाए। सड़कों पुलों के निर्माण कार्यों को जल्द करने के अधिकारियों को निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि केदारनाथ मंदिर में 200 किलो से भी ज्यादा सोना चोरी हुआ है, जिसको लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ मंदिर में दानदाता ने 23 किलो के लगभग सोना दान किया था। जब सोना 23 किलो दान किया गया है तो 200 किलो सोना चोरी होने का आरोप निराधार है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आगे कहा कि सबके बावजूद भी विपक्ष के कहने पर इसकी जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट जल्द आने वाली है, जिसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहां चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। वहीं राजधानी देहरादून में बीती रात करीब 9:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.1 रेक्टर रही। भूकंप का केंद्र ऋषिकेश के निकट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों ने भूकंप की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया में इसकी पुष्टि भी की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.1 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता रही है। हालांकि जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बीती रात 10:56 पर देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.1 रही। ऐसे में हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।